नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट पब्लिकेशन पर। मेरा नाम है रवि सुमन और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अर्थशास्त्र के पहले अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों को अच्छे से जानने वाले हैं, उन सबों का हल देखने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर बहुत ही जल्द आप लोगों का लाइव क्लास शुरू होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लास का लिंक आपको सही समय पर मिल सके। ये लाइव क्लास आपको फ्री में मिलेगा जहाँ पर आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उससे पहले ये बात जान लीजिए कि ये जितने भी सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब ब्राइट पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। तो आप निश्चित रूप से अपने नज़दीकी दुकान से ब्राइट पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिएगा और उसके बाद आप अपने प्ले स्टोर से मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाइए और कोई भी QR स्कैनर ऐप, जब सर्च करेंगे QR स्कैनर ऐप तो बहुत सारे ऐप्स खुल जाएंगे, उसमें से कोई भी ऐप डाउनलोड करके और इस कोड को जो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर है और हर एक चैप्टर के भी ऊपर है, इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आपका उसका हल खुल जाएगा, वीडियो में उसका क्लास खुल जाएगा। तो आप लोग ऐसा ज़रूर करिएगा ताकि क्या हो कि हर एक सवाल का हल आपके पास पहुँच सके और आप हर एक सवाल अच्छे से समझ सके। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको वीडियो में देख करके समझ सके। तो यह सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल ही मुफ्त में दी जा रही हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इस किताब को खरीद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए सवाल क्या है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। पहला सवाल है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ है वस्तुओं का उत्पादन करना और फिर उसे बेचना और उससे पैसे कमाना। अर्थ मतलब होता, अर्थ का जो संबंध है वो रुपया पैसा से है ना, यानी आमदनी और खर्चे से है। तो जब वस्तुएं बनती हैं, जैसे 2 लोग होते हैं, एक जो होता है वो उपभोक्ता होता है और दूसरा उत्पादक होता है। उत्पादक कौन होता है? जो वस्तुओं को बनाता है, जो उसका उत्पादन करता है, और उपभोक्ता जो उसका उपभोग करता है, माने उसका उपयोग करता है। जैसे कि कंपनी में बिस्किट्स बनते हैं तो वो उत्पादक है और हम लोग बिस्किट खाते हैं तो हम लोग उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता क्या करता है? वस्तुओं को खरीदता है। तो ये पूरा का पूरा जो एक तंत्र बना हुआ है उत्पादन से उपभोक्ता तक का, माने चीज़ें बनना, उसका बेचा जाना और उससे रुपया पैसा बनना, खर्च होना रुपया पैसा का, है ना। रुपया पैसा खर्च होता है तभी या तो बढ़ता है या फिर नुकसान होता है, लाभ या हानि होता है। तो ये पूरा का पूरा एक जो तंत्र बना हुआ है, उत्पादन होना और उपभोक्ता के पास पहुंचना और इससे रुपये में जो भी रुपये का खेल है वो ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखना, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन ही रुपया पैसा को बढ़ाने का या फिर रुपया पैसा कमाने का उपाय नहीं है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेवा क्षेत्र में अपना योगदान देकर भी रुपया पैसा कमा सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं, अपना जीवन चला सकते हैं। उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र भी क्या है, अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। खेती बाड़ी करके, पशुपालन करके भी लोग अपना आमदनी करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये पता होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र बाबू? 3 क्षेत्र होते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपका सारा सवाल बहुत ही आसानी से बन जाए, है ना। पहला जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, है ना। क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, है ना। और तीसरा जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। ध्यान से समझना। अब मैं एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये तीनों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, माने कि अर्थ कमाने के, आमदनी के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आमदनी मतलब कि जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, तो पैसा कमा करके जीवन निर्वाह करने के 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या में क्या क्या आता है और इसकी विशेषता क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में खेती बाड़ी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, ये सारा कुछ आता है। वन से जुड़ा हुआ जितना भी काम है, वानिकी, लकड़ी चुनना, लकड़ी बेचना, ये सब किस में आता है? कृषि क्षेत्र में आता है। अब ध्यान से समझना, प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र की विशेषता क्या बाबू? कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है
कि कच्चा माल के लिए कृषि क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जैसे आपको खेती बाड़ी करनी है तो बीज मिल जाता है आपको, आप नेचर से ही पानी लेकर के पटा देते हैं, है ना। तो कृषि क्षेत्र जो है, मछली पालना है तो मछली आपको मिल जाता है, नदी में जाइए मछली पकड़ लीजिए, वानिकी करना है तो जंगल में जाइए लकड़ी चुन लीजिए। तो कृषि क्षेत्र जो है वो किसी दूसरे क्षेत्र पर निर्भर नहीं होता है। कृषि क्षेत्र का जो भी सामग्री है, कच्चा सामग्री, कच्चा माल का अर्थ है कि जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हैं तो क्या क्या आवश्यक होता है। खिचड़ी बनाने के लिए चावल की आवश्यकता होती है, दाल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, नमक की आवश्यकता होती है, हल्दी की आवश्यकता होती है। तो खिचड़ी के लिए ये सारी चीज़ें, चावल, दाल, नमक, हल्दी, ये सब क्या है, कच्चा माल है। उसी तरह से कृषि क्षेत्र माने कि अगर खेती करनी है, और कृषि क्षेत्र में सिर्फ खेती ही नहीं आता है बल्कि मछली पालन, कुक्कुट पालन, पशु पालन, दुग्ध का उत्पादन और साथ में वानिकी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको अगर कृषि क्षेत्र में उत्पादन करना है तो कुछ कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी, औद्योगिक क्षेत्र में करना है तब भी कुछ कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी, सेवा क्षेत्र में कच्चा माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अलग है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो कृषि क्षेत्र का जो कच्चा माल होता है वो आप प्रकृति से ले लेते हैं, वो आपको डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है। तो इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से जुड़ा हुआ है और यह अपना कच्चा माल डायरेक्ट प्रकृति से लेता है, नेचर से। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, ध्यान समझना, चीज़ों का उत्पादन होता है, मतलब कि उद्योग, जहाँ उद्योग लगते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र जो है ये कृषि क्षेत्र पर निर्भर होता है। क्या होता है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर होता है। औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र अपने कच्चा माल के लिए निर्भर होता है कृषि क्षेत्र पर। जैसे कि आपको एक उदाहरण से समझाया जाए कि एक फर्नीचर की कंपनी है जो बड़ा महंगा महंगा फर्नीचर बनाती है। अगर आप इधर पटना के इधर दिनकर गोलंबर के साइड जाइएगा तो बड़ा महंगा महंगा फर्नीचर का शोरूम मिलेगा, बड़ा बड़ा, है ना, बहुत महंगा महंगा फर्नीचर सब बिकता है। तो वो जो है फर्नीचर बनाने की कंपनियां हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग है, चीज़ों का उत्पादन कर रही हैं। तो फर्नीचर बनाने के लिए उनको लकड़ी कहाँ से मिल रहा है, इस प्राथमिक क्षेत्र से मिल रहा है, कृषि क्षेत्र से मिल रहा है ना। तो द्वितीयक क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र अपने कच्चा माल के लिए, अपनी कच्ची सामग्री के लिए निर्भर होता है किस पर, कृषि क्षेत्र पर। तो ये भी आप समझ गए होंगे, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र को, जो निर्भर होता है कच्चा माल के लिए किस पर, कृषि क्षेत्र पर। तृतीयक क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र को, किसको, सेवा क्षेत्र को। ध्यान समझना। अब सेवा क्षेत्र क्या होता है, हम जब किसी भी क्षेत्र में अपना सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेवा, जैसे कि शिक्षा सेवा, जैसे कि कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, स्वास्थ्य में सेवा दे रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई संचार में काम कर रहा है। संचार माने कि एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को पहुंचाना, जैसे यहाँ से आप फ़ोन करते हैं वहाँ रिंग हो जाता है, उठा के बतिया लेते हैं, तो सूचना पहुंचा देते हैं कि नहीं, बहुत जल्दी। परिवहन में सेवा दे रहे हैं, माने एक जगह से दूसरे जगह सामान को पहुंचाना। तो ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बिना सेवा क्षेत्र के अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। तो सेवा क्षेत्र को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं, और ये सेवा देना जो है वो हमारी योग्यता पर निर्भर है। वो उसके लिए हमें किसी कच्चा माल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आपको बैंक में नौकरी करनी है तो ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। आपको अगर परिवहन क्षेत्र में अपना सेवा देना है तो ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, इसका किसी कच्चा माल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपने 3 बातें सीखी, और इस तरह से इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल आप बना लेंगे अगर आपने इन 3 बातों को सीख लिया होगा। तो वो कौन कौन सी बात है, पहला तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र, उसी को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र, और यह कच्चा माल के लिए निर्भर होता है प्रकृति पर, डायरेक्ट प्रकृति पर, किसी और क्षेत्र पर नहीं। दूसरा जो क्षेत्र है वो होता है द्वितीयक क्षेत्र, और इसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। इसमें चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, माने चीज़ें बनाई जाती हैं, और यह अपने कच्चा माल के लिए निर्भर होता है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र पर।
3 नंबर पर आता है तृतीयक क्षेत्र। क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र, माने जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें लोग नौकरी करता है, सेवा देता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। और यह जो है यह हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। किस पर? योग्यता पर। तो ये तीनों बातें आपने समझ ली होंगी। इस सवाल का सही जवाब क्या है ये मैं बता चुका हूं आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अब इस बात को भी हम लोग समझते हैं। अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया कि चीजों का उत्पादन करना और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाना, इस प्रक्रिया में एक तंत्र का निर्माण हो जाता है। पैसे कमाना, उसको खर्च करना, फिर पैसे कमाना। पैसे कमाने के लिए क्या करना होता है? चीज़ों का उत्पादन करना होता है, या फिर सेवा देना होता है, या फिर कृषि क्षेत्र में योगदान देना होता है। किसी एक क्षेत्र में योगदान दे करके पैसा कमाना होता है। तो ये सारी जो व्यवस्था है इसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, या फिर इसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, जितने भी देश है वो सब अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। कैसे? तो एक देश के पास बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उनका समुचित विकास करने के लिए देश को क्या क्या करना होता है? पैसों की आवश्यकता होती है। अब उस पैसों के लिए देश के पास संसाधन भी होते हैं। जैसे कि एक देश के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, है ना। तो देश के पास जितने भी संसाधन हैं उन सब का उपयोग करके पैसे कमाना और उस पैसे को जनता के लिए खर्च करना, ये काम होता है किसी भी देश की सरकार का। तो कोई भी देश जो है अपने आप में एक अर्थव्यवस्था होता है जिसका काम है जनता से पैसे लेना, यानी कि जनता से पैसा कमाना, चीजें बनाना, सेवा बनाना, रोजगार बनाना, जनता को उसका लाभ देना और जनता से टैक्स लेना और फिर उसी टैक्स से जनता का विकास करना, ये काम होता है। ठीक है, तो हर एक देश जो है अपने आप में अर्थव्यवस्था, ये समझ गए आप लोग। अब हर एक देश जो है अलग अलग तरह का अर्थव्यवस्था है ना। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। कितनी तरह का? 3 तरह का। और अलग अलग देश जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था को अपना लेते हैं। जैसे देखना ध्यान से, अर्थव्यवस्था कितनी तरह का मैंने बताया? 3 तरह का बताया, है ना। पहला जो होता है वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो होता है वो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो अर्थव्यवस्था होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान समझ लेना, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार अभी याद कर लो, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मैंने आपको पहले ही बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश के संसाधनों पर निजी क्षेत्र का ज्यादा अधिकार हो जाता है। निजी क्षेत्र बोले तो कोई निजी आदमी हो, कोई निजी कंपनी हो, है ना। तो उन लोगों का जब ज्यादा अधिकार हो जाए तब उसको कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि हमारे देश में ट्रेन चलती है, रेल चलती है, बैंकें हैं, तो अधिकतर ट्रेन और अधिकतर बैंक जो वो सरकारी है, सरकार उसको चलाती है। हम जब पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, रेल का टिकट कटाते हैं, तो पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जिनका निजीकरण कर दिया गया है, या फिर कोई ऐसा देश ही मान लो जहां पर ट्रेनों का निजीकरण कर दिया गया। तो इसका अर्थ क्या है कि ट्रेन को किसी प्राइवेट हाथ में दे दिया गया, माने किसी आदमी को दे दिया गया कि आप इसको चलाइए, अब ये ट्रेन आपकी संपत्ति है, बस आपको सरकार को क्या करना? टैक्स देना है, बाकी आप टिकट का पैसा आप लीजिए, है ना, प्लेटफॉर्म का टिकट आप काटिए, है ना, ट्रेन का देखरेख आप करिए, सब कुछ आप करिए, बस आपको क्या करना है? टैक्स देना है सरकार को। तो जब सरकारी संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का, निजी क्षेत्र का ज्यादा अधिकार हो जाए तब उसको कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। माने ट्रेन जब प्राइवेट हो जाए, बैंक जब प्राइवेट हो जाए, है ना, तब कैसी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि जो देश का संसाधन है उस पर निजी लोगों का अधिकार बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में देश के संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो। किसका? सरकार का, है ना, सब चीज पर सरकार का अधिकार हो। वहां सरकार, स्कूलों पर सरकार का अधिकार हो, अस्पतालों पर सरकार का अधिकार हो, बैंकों पर सरकार का अधिकार हो, ट्रेनों पर सरकार का अधिकार, हर चीज पर सरकार का अधिकार हो। और सरकार क्या करे?
इन चीजों से जो भी मुनाफा कमाए, लाभ कमाए, जो भी पैसा आमदनी कमाए, उसका जनता के भले के लिए इस्तेमाल करे, सभी जनता पर बराबर रूप से उस पैसे को खर्च करे। तो इसको कहते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जहां पर निजी व्यक्तियों का ज्यादा अधिकार हो उसको पूंजीवादी, जहां पे सरकार का अधिकार हो उसको समाजवादी, और मिश्रित जहां पे दोनों बातें हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों बातें हो कि कुछ चीजों पर सरकार का अधिकार हो और कुछ चीजों पर प्राइवेट लोगों का अधिकार हो। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अमेरिका जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ है चीन। कौन? चीन। ध्यान समझना, चीन में कम्युनिस्ट सरकार है और वहां की अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी है, वहां यानी कि प्राइवेट क्षेत्र का अधिकार जो है बड़ा कम है, अधिकतर चीजें जो है वो सरकारी है, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी बैंक, है ना, सरकारी ट्रेनें, सब कुछ। तो चीन में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब कैसे उदाहरण से समझना है, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी चलता है, सरकारी स्कूल भी चलता है। तो कुछ क्षेत्र पर, कुछ संसाधनों पर सरकारी अधिकार है और कुछ संसाधनों पर निजी लोगों का, निजी कंपनियों का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये तीनों बातें आपने समझ ली होंगी, पूंजीवादी जिसमें निजी व्यक्तियों का ज्यादा अधिकार हो, समाजवादी जिसमें सरकार का ज्यादा अधिकार हो, और मिश्रित जिसमें दोनों हो। जैसे कि हमारे देश में है भाई, क्या है, हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है, सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी ट्रेन भी है और आजकल प्राइवेट ट्रेन भी चल रहा है ना, सरकारी हवाई जहाज भी है, हवाई जहाज की कंपनियां हैं और प्राइवेट हवाई जहाज की कंपनियां भी हैं, है ना। तो हमारे यहाँ जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये भी आपने समझ लिया होगा, सवाल का जवाब आपको मिल गया। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है। किसमें? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। तीसरा का सही आंसर है ए, योजना आयोग, जिसको बदल के बाद में नीति आयोग कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। याद कर लीजिए आप लोग, योजना आयोग जिसका काम होता है योजनाएं बनाना ताकि देश का समुचित विकास हो, संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल किया जा सके। अगला सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक वर्ष में देश के द्वारा उत्पादित किए गए सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग, है ना, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। माने एक साल में देश जितना वस्तु बनाता है, जितनी चीजें बनाता है और जितना सेवा बनाता है, माने सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में जितने रोजगार बनाता है ना, उन सभी के मूल्यों का योग जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब इसका बार बार आप लोग न्यूज में भी जिक्र सुनते होंगे कि राष्ट्रीय आय घट गया, राष्ट्रीय आय बढ़ गया, माने नेशनल इनकम बढ़ गया, घट गया। इसके लिए हल्ला होते रहता है, विपक्षी लोग हल्ला करते रहते हैं, विपक्षी दल के लोग, है ना। तो राष्ट्रीय आय का देश के विकास से संबंध होता है। और राष्ट्रीय आय क्यों निकाला जाता है? ताकि ग्लोबल लेवल पर, माने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता किया जा सके कि कौन देश कितना विकसित है। कैसे पता लगाएंगे हम लोग? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो देश अधिक विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक विकसित कहलाएगा। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, माने दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब में अगर तुलना करना पड़े कि कौन ज्यादा विकसित है, तो हम लोग जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसको अधिक विकसित कहेंगे। अगला सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को? बताइए किसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए, हमारे नेता चाहे जितना भी ढोल पीट लें और चाहे जितनी भी झूठी प्रशंसा कर ले, अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ मूलभूत ढांचे जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। बिहार के लोगों को अभी भी पलायन करना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता यही है बिहार के लिए। और बिहार से जब तक पलायन नहीं रुकेगा, पलायन मतलब समझ रहे हो ना, हम लोगों में से अधिकतर घरों के जो लोग होते हैं उनको हमारे यहाँ गाँव में अच्छा काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो उनको क्या करना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, वहां जाकर मजदूरी करना पड़ता है, दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है ना। तो जब तक पलायन नहीं खत्म होगा बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता ही रहेगा।
जब तक हमारे लोगों को हमारे राज्य में, हमारे घर में, हमारे गांव में काम नहीं मिलेगा, अच्छा काम, तब तक हम लोग पिछड़े ही रहेंगे। तो आपको आंसर तो पता ही है, कहने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा का सही आंसर है सी, बिहार। बिहार जो है इन चारों में सबसे पिछड़ा राज्य है। पंजाब भी पिछड़ा राज्य नहीं है, दिल्ली तो देश की राजधानी है भाई। और केरल के बारे में तो आप जानते ही हैं, शिक्षा साक्षरता लेवल जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा यही है ना, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में ही हैं। हम लोग जो है सो कि पिछड़े राज्य के वासी हैं, लेकिन हम लोग विकास कर रहे हैं। सरकार भी थोड़ा बहुत प्रयास करती तो बेहतर होता, जल्दी कर लेते। अगला सवाल है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश के विकास का स्तर पता करने के लिए कि देश में विकास किस स्तर का है या फिर किस दर से हो रहा है, तो उसके लिए हमें मानव विकास सूचकांक ये पता करना होता है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो है वो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, इन तीनों चीजों को मिला करके पता किया जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति का अर्थ क्या है कि हमारे देश में लोगों की औसत आयु कितनी है। जिस देश में स्वास्थ्य की जितनी बेहतर सुविधा होगी, स्वास्थ्य माने का अस्पताल, डॉक्टर, है ना, तो जितना अच्छा अस्पताल होगा, जितने अच्छे डॉक्टर होंगे, जितना ज्यादा डॉक्टर होंगे, जितनी ज्यादा दवाएं होंगी, लोगों का जो औसत आयु है वो उतना ही ज्यादा होगा, माने लोग उतना ही ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। ठीक है, तो जिस देश के लोगों की औसत आयु ज्यादा होती है उस देश का विकास स्तर भी ज्यादा होता है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है कि एक आदमी एक वर्ष में कितने पैसे कमाता है या एक महीने में कितने पैसे कमाता है ना, उसका एक एवरेज निकाला जाता है। मैंने पूरे देश का जो कमाई है उसमें अगर देश की जनसंख्या से भाग दे दोगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना ज्यादा होता है वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होता है, वहां का विकास दर उतना ही ज्यादा होता है। तो ये भी क्या है, देश के विकास का स्तर पता करने के लिए जरूरी होता है। साक्षरता दर भी जरूरी है। लोग पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो बेहतर काम करेंगे, तभी तो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे को बढ़ाएंगे, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं कि उनके पास जब पैसा आता है तो वो पैसे को कहीं अपने घर में जमा कर लेते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, खजाना कहीं गाड़ देते हैं, है ना, और फिर आगे और पैसा जमा करने लगते हैं। लेकिन वही कुछ लोगों को देखोगे तो क्या करते हैं, उनके पास जब पैसा आता है तो वो उसमें से कुछ पैसे सेव कर लेते हैं और कुछ पैसे को कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे वो पैसा और बढ़ता रहे, ऐसा कुछ करते हैं। तो हम ऐसा कब कर पाएंगे, जब हमारे पास साक्षरता दर होगा, जब हमारे पास जानकारी होगी, शिक्षा होगी, तभी तो कर पाएंगे ना। तो इसलिए साक्षरता दर भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी देश के विकास स्तर के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, इनमें से सभी। किसी देश के विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, इन तीनों पर आधारित होता है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास, सामाजिक संस्थाएं या मानवीय संसाधन। आर्थिक कारण का अर्थ है आर्थिक विकास और आर्थिक कारण। आर्थिक का अर्थ अर्थ से जुड़ा हुआ, अर्थ मतलब रुपया, पैसा, आमदनी, खर्चा, है ना, इतनी बातें याद रखना। जैसे ही अर्थव्यवस्था आए, आर्थिक आए, है ना, तो इसका मतलब होता है रुपया, पैसा, आमदनी, खर्चा, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई, इतना ध्यान रखना। आर्थिक कारण का अर्थ है रुपया, पैसा, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जिस देश में, जिस राज्य में जितना ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होता है उसकी आर्थिक स्थिति उतनी ही सुदृढ़ होती है, माने कि वहां पे आर्थिक विकास उतना ही ज्यादा होता है। मान लो किसी देश में बहुत ज्यादा पेट्रोल है तो वो क्या करेगा, पेट्रोल बेच बेच के खूब पैसा कमा लेगा, है ना। तो ये जो है आर्थिक विकास का आर्थिक कारक है ना, ये गैर आर्थिक कारक नहीं है बल्कि आर्थिक कारक है। तकनीकी विकास भी आर्थिक कारक है। अब बोलो तकनीकी विकास का क्या अर्थ है, पूछो, जल्दी पूछो। तकनीकी विकास जिसका अंग्रेजी होता है टेक्नीशियन या फिर टेक्नोलॉजी, है ना। तकनीकी विकास का अर्थ है तकनीकी रूप से विकसित होना, माने कि टेक्नोलॉजी से विकसित होना। अंग्रेजी में कहता है टेक्नोलॉजी, यानी मशीन, कंप्यूटर, इन सारी चीजों से विकसित होना। तो ये भी क्या है, आर्थिक विकास का आर्थिक कारक है। माने कि हमारा मशीन ज्यादा विकसित होगा, हमारे पास कंप्यूटर का ज्यादा जानकारी होगा, तब हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा विकास कर पाएंगे, है ना। देखते हैं ना आप आजकल जो कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी जानता है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो ज्यादा विकास कर जाता है, जिसके पास अच्छा सा मशीन है काम करने वाला वो ज्यादा विकास कर जाता है।
तो इसलिए ये भी क्या है, आर्थिक विकास का आर्थिक कारक है, गैर आर्थिक कारक नहीं है। मानवीय संसाधन, ये भी क्या है, मानवीय संसाधन माने कि मानव, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, ध्यान समझना। मानवीय संसाधन में जितने भी मानव है वो सब शामिल है, और संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो मानव संसाधन ही होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को संसाधन कौन बनाता है? मानव बनाता है। कैसे? जब तक वस्तु इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा तब तक वो संसाधन नहीं है। तो मानव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, और मानव जो है वो आर्थिक कारक भी है। कैसे है? मानव का इस्तेमाल किया जाता है मजदूर के रूप में। मानव जो है मजदूर है, शिक्षक है, इंजीनियर है, ये सब आर्थिक कारक है, पैसे पर निर्भर है। सामाजिक संस्थाएं जो है, जो समाज सेवा कर रही है, समाज को जोड़ कर रख रही है ना, वो आर्थिक कारक नहीं है बल्कि गैर आर्थिक कारक है। वो आर्थिक विकास की गैर आर्थिक कारक है। बाकी प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास और मानवीय संसाधन, ये सब जो है आर्थिक विकास का आर्थिक कारक है, गैर आर्थिक कारक है सामाजिक संस्था। तो अब आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या तीव्र माने कि तेज हो जाता है, मंद माने कि धीमा हो जाता है, सामान्य रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बड़ा ही आसान सवाल है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि माने कि जब लोगों की संख्या बढ़ती रहे। अब ध्यान से देखना, मान लो कि अधिकतर परिवार में क्या होता है ना, हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, तो हमारे यहाँ परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और 4-5 व्यक्ति जो है वो खाने वाला होता है ना। हम सब के परिवार में ऐसा ही होता है। तो मान लो कि संख्या बढ़ते जाए, एगो फुआ का बेटा आ जाए, एगो मौसी का बेटा आ जाए, एगो मामा का बेटा आ जाए, कमाने वाला तो एक ही को है ना। तो क्या होगा फिर? तो फिर विकास की गति जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो उतना ही आ रहा है और खर्च अब धीरे धीरे बढ़ता चला गया है ना। तो जनसंख्या बढ़ने से विकास की गति जो है वो मंद हो जाती है। विकास की गति मंद हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने से विकास की गति मंद हो जाती है। लेकिन अगर जनसंख्या के साथ साथ आमदनी भी बढ़े, है ना, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हो, आमदनी भी बढ़े, तो विकास की दर भी बढ़ती जाती है ना। या तो वो बढ़ेगी नहीं तो सामान्य रहेगी, घटेगी नहीं। जैसे कि आप उदाहरण लेना कि हम लोग के परिवार की तरह का ही एक अर्थव्यवस्था कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पटना में हॉस्टल चलता है, या फिर गाँवों में भी चलता होगा। तो उन हॉस्टल्स भी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। वहां पर भी लोग आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्टूडेंट्स रहते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है तो आमदनी भी बढ़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पैसा देते हैं, जितना स्टूडेंट होगा उतना पैसा मिलेगा। तो इससे वहाँ का जो विकास दर है वो जनसंख्या बढ़ने से बढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के साथ साथ आमदनी भी बढ़ रहा है ना। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, सिर्फ आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो जनसंख्या सिर्फ अगर बढ़ेगा तो आर्थिक विकास जो है वो मंद होता चला जाएगा। आर्थिक विकास का अर्थ है रुपया पैसा से संबंधित विकास। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं HDI, फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है कि इसमें देशों की रैंकिंग निकाली जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस रैंकिंग में जो सबसे ऊपर होता है उस देश में मानव के विकास की दर उतनी ही अधिक होती है। माने जिस देश में मानव अधिक दर से विकसित हो रहा है, माने ज़्यादा विकसित हो रहा है, वो इस रैंकिंग में ऊपर होता है। जहाँ पे मानव का विकास कम हो रहा है वो इस रैंकिंग में नीचे होता है। आपकी किताब में जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। कौन सा? 126वां। हालांकि ये डाटा कुछ पुराना है, लेकिन फिर भी जो किताब में दिया है वो यही है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब मैंने आपको समझाया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश के संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार उस संसाधनों से कमाए गए लाभ का इस्तेमाल सभी जनता के लिए करती है, यानी लोक कल्याण के लिए करती है। इसका सही आंसर है डी। जो निजी क्षेत्र होता है, माने जहाँ पूंजीवाद होता है, वहाँ पे संसाधनों पे किसी निजी आदमी का अधिकार होता है या फिर निजी कंपनी का अधिकार होता है। तो निजी आदमी या निजी कंपनी वो देश के विकास के बारे में नहीं सोचता है, वो जनता के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो अपने व्यक्तिगत फायदे के बारे में सोचता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही लोक कल्याण पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ों पर नहीं दिया जाता है।
किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? ये सवाल भी आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले सवाल में ही ये सब कुछ बताया था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? बताइए। यानी कि किसी प्राइवेट आदमी का या प्राइवेट कंपनी का अधिकार अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में होता है? पूंजीवादी क्षेत्र में, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश के संसाधनों पर निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। सही आंसर है इसका ए। अगला सवाल देखिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। आर्थिक क्रिया यानी कि वैसे काम जिसको करने से हमारी आमदनी होती हो, माने पैसा रुपया मिलता हो। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, जीविकोपार्जन, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आर्थिक क्रिया यानी जिससे हमें पैसा मिलता है, उस पैसे से हम क्या करते हैं? हमारे जीवन की जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स है, उसको पूरा करते हैं, यानी कि जीविकोपार्जन करते हैं। जीविकोपार्जन का मतलब यही होता है कि पैसे कमाना और उससे अपना जीवन चलाना। तो सही आंसर है इसका ए। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना। अगला सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? अब ये भी मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। तो राष्ट्रीय आय जब अधिक होता है तो देश विकसित होता है ज़्यादा। अगला सवाल है, माने देश में जितना ही ज़्यादा रोजगार होगा, जितना ही ज़्यादा उद्योग होगा, वो उतनी ही ज़्यादा विकसित कहलाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि किस देश का जो राष्ट्रीय आय है वो सबसे ज़्यादा अधिक है? इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका, ये तीनों विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है, याद रखना। अमेरिका जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी कि यहाँ का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक है। हम लोग सुनते भी हैं ना कि अमेरिका का $1 हमारे यहाँ के 70 रुपये के बराबर होता है, यानी कि उनका राष्ट्रीय आय हमारे राष्ट्रीय आय से बहुत ज़्यादा अधिक है और वो विकसित देश है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, जो कि योजना आयोग के स्थान पर बनी थी? याद रखना, भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका सही आंसर है ए। ये आपको सुधार के मिला होगा किताब में, अगर नहीं भी मिला तो अभी सुधार लीजिएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 51 में, 52 में, 54 में, 56 में? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, याद कर लो। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अर्थ है कि 5 साल में किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान देना है। सरकार ने इसके लिए एक योजना बनाया था कि भाई इन चीज़ों का विकास इस 5 सालों में कर देना है, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसमें विवाद भी उठा था कि कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कार्यकाल जो था इसका ये था 1951 से 1956। 1951 से 1956 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये मैंने आपको बताया था। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र होता है ना। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। सही आंसर है ए, 18 का ए। अगला सवाल है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार जहां हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पैसा कमाने का मुख्य रूप से कौन सा साधन इस्तेमाल किया जाता है? ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। इसलिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है वो कृषि है। कृषि में खेती बाड़ी भी आता है, मछली पालन भी आता है, कुक्कुट पालन भी आता है, और पशुपालन भी आता है। दुग्ध का उत्पादन करना ये भी आता है, और वन से जुड़े हुए काम भी आते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग, याद रखना, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष देखो, आपके किताब का जो डाटा है उसके हिसाब से नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो अरविंद मैनगढ़िया है, लेकिन ये 2017 का ही डाटा है ना। अभी की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार ये हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, है ना। तो अगर ऑप्शन में डॉक्टर राजीव कुमार रहे तो आप लोग उसी को टिक करिएगा, क्योंकि सबसे सही आंसर यही है, क्योंकि ये वर्तमान की बात हो रही है अभी की, लेकिन किताब जो है सो कि पहले छप चुका है, तो अरविंद मैनगढ़िया उसमें दिया हुआ है।
बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ राज्य है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और किताब में आपको बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ना है। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को पढ़ भी लीजिएगा कि बिहार में पिछड़ेपन का क्या कारण है और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या कारण है, क्योंकि ये दोनों सवाल बार बार रिपीट होता है, एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप, या इनमें से सभी। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे, जनसंख्या में वृद्धि भी जो है सो कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी पिछड़ेपन का कारण है, हम सब लोग खेती पर ही निर्भर है। बाढ़ एवं सूखा जो है वो हमारी खेती को बार बार बर्बाद करते रहता है, तो ये भी क्या है, हमारे पिछड़ेपन का कारण है। तो ये तीनों सही आंसर है, इसलिए हम चुनेंगे डी को, इनमें से सभी। बिहार झारखंड, ये वाला नहीं होगा। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? ये बात मैंने आपको पढ़ाया था कि बिहार झारखंड जो है वो पहले एक ही राज्य था, बाद में उसका विभाजन हो गया और वो दो अलग अलग राज्य बन गए। तो झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ चीनी उद्योग बचा। कौन सा? चीनी उद्योग। बाकी जितने भी प्राकृतिक संसाधन वाले क्षेत्र थे वो सब झारखंड के हिस्से में चले गए। हमारे पास सिर्फ चीनी उद्योग बचे, जो कि अभी बहुत ही बुरी स्थिति में है, और अधिकतर चीनी मिलें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, याद कर लो। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ध्यान से देखना, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो देखो, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों का योगदान होता है आर्थिक विकास में, है ना। तीनों का योगदान है, लेकिन इसमें चुनना है कि सर्वाधिक किसका योगदान है ना, सर्वाधिक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें इस तीनों में से कोई बेस्ट चुनना है, सबसे बेहतर चुनना है, ठीक है। तो देखना, कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है। फिलहाल अगर हम लोग बिहार की बात करें, है ना, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर ही बिहार के बारे में है, तो हमारे यहाँ क्या है, अधिकतर लोग जो है वर्तमान समय में किस तरफ भाग रहे हैं? सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसको नौकरी हो जाए, कोई ना कोई, है ना, क्योंकि नौकरी ही एकमात्र उपाय अब बिहार के लोगों के लिए बचा है, क्योंकि उद्योग तो हम लोग लगा नहीं सकते और कृषि में नुकसान होते जा रहा है ना। तो फिलहाल वर्तमान में बिहार के लिए आर्थिक विकास का सबसे बढ़िया अगर कोई क्षेत्र है तो वो सेवा क्षेत्र है, माने कि नौकरी करना। तो सही आंसर है सी। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी मैंने आपको बताया था। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, और उद्योग क्षेत्र कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र को, ठीक है। सही आंसर है सी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? महबूब उल हक ने, याद कर लीजिए इसको। पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। अगला सवाल है, नरेगा के तहत, नरेगा को ही मनरेगा कहा जाता है, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम कितने दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था है? तो ध्यान से देखना, मनरेगा योजना जो चलाया जाता है, गाँवों में विशेष रूप से चलाया जाता है, तो उस योजना में ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 120 दिन रोजगार देने की गारंटी सरकार देती है। कौन? अगला सवाल है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों को कैलोरी की मात्रा होती है कितनी? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों में कैलोरी की मात्रा 2100 कैलोरी होती है। ध्यान से देखना, ये गरीबी रेखा क्या है और ये कैलोरी क्या है? कैलोरी जो है वो ऊर्जा को मापने की एक इकाई है ना। अब समझना, गरीबी रेखा के नीचे वो लोग आते हैं जिनको शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा मिलती है ना। माने कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि उस पैसे से 2100 कैलोरी मिलने जितना भोजन कर सके, है ना। तो इसका मतलब यही होता है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है ना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको 2400 कैलोरी भोजन नहीं मिल पा रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे है, और शहरी क्षेत्रों में जिनको 2100 नहीं मिल पा रहा है कैलोरी, वो उस गरीबी रेखा के नीचे है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अब ध्यान समझना, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, है ना।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी, तो ये दोनों क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व। तो मानव विकास सूचकांक के लिए या फिर आर्थिक विकास की माप के लिए, है ना, अगर हम लोग को पता करना हो कि किस देश का आर्थिक विकास कितना बेहतर हो रहा है, तो इसके लिए हमको उस देश के प्रति व्यक्ति आय को देखना पड़ेगा, है ना, कि एक आदमी का इनकम कितना है। जिस देश में हर एक व्यक्ति का इनकम ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि वहाँ आर्थिक विकास जो है वो बेहतर है। अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, अर्थव्यवस्था का सृजन किन बातों से होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक माने कि मानवीय संसाधनों से, और मानवीय संसाधन यानी कि मानव संसाधन, है ना, खुद मानव भी एक संसाधन है, तो उससे भी क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। और भौतिक संसाधन का अर्थ है कि जिसको मानव बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी 1983 में, सही आंसर है इसका 1983, याद कर लिए, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, है ना, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना है, पर्यावरण को ह्रास नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो इसका सही आंसर है बी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल था, हम लोगों ने उन सभी को हल कर लिया है। सभी को हल ही नहीं किया बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको चैप्टर पढ़ना हो तो उसके लिए भी हमारा वीडियो है, आप उस वीडियो को इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना होगा, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिएगा। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।